वेलकम स्टूडेंट। अपने चल रहा था अमेंडमेंट लेक्चर जो कि अपन स्टेटरी अपडेट आए हैं 9 मई 23 एग्जामिनेशन के लिए जो स्टेटरी अपडेट आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब ये जो टीडीएस वाला चैप्टर है मैंने कहा इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें काफी स्टेटरी अच्छा अपडेट आया है। एक तो मैंने 194S ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, जो सी इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके बता दिया। अब इसी के साथ साथ कुछ और स्टिचरी अपडेट है जैसे कि 194Q 194R, उसके लिए आपके अच्छा स्टिचरी अपडेट है, उसको मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। 194Q मैंने बताया था कि यदि कोई भी बायर है और उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सेस है, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सेस है, तो बायर को वहां पर सेलर को जब पेमेंट कर रहा है तो 1% 0.1% टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा। यदि ये सेलर इसको पैन नंबर नहीं देता तो टीडीएस की रेट हो जाएगी 5%। टीडीएस का रेट क्या होता था? 5%। फिर इसी तरह से अपन बात करते हैं यहां पर जब बायर का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सेस नहीं है लेकिन सेलर का टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सेस है, 10 करोड़ से एक्सेस है, तो बायर जब टीडीएस नहीं काट रहा तो जो सेलर है वो उसको सेल तभी करेगा यदि आपके 50 लाख से ऊपर का परचेज वो कर रहा है या ये 1% को 50 लाख से ऊपर का गुड्स सेल कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर 50 लाख से ऊपर का मैटर है तो यहां पर उससे टैक्स कलेक्ट इट सोर्स यानी टीसीएस का सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा और फिर ये सेल करेगा। और टीसीएस की रेट मैंने पढ़ाई थी 0.1%, 0.1%। यहां 0.1% टीडीएस की रेट थी, यहां 0.1% टीसीएस की रेट है जब इसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का। तो ऐसे केस के अंदर सेलर 0.1% टीसीएस कलेक्ट करके इसको सेल करेगा। अब इस केस में कहता है कि इफ बायर नॉट सबमिट द पेन नंबर टू द सेलर, तो यहां पर टीसीएस की रेट आ जाएगी 1%। तो यहां टीसीएस की रेट क्या आ जाएगी? 1%। यहां पर टीसीएस की रेट इसमें आ जाएगी। सेलर टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग द 10 करोड़ आपके होना चाहिए। सारी चीज मैं आपको चार्ट बनवा चुका हूं, क्लास नोट में आप देखना। लेकिन कुछ इस पे डिस्प्यूटेड रिगार्डिंग थे कि यदि हमें यहां पर जीएसटी का अमाउंट भी साथ में दिखाई दे रहा है तो किस तरह से हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, यदि आपका अमाउंट इनवॉइस के साथ आ रहा है और इनवॉइस में वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी का अमाउंट अलग से दिखाई दे रहा है, जीएसटी का अमाउंट अलग से दिखाई दे रहा है, तो टीडीएस सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई पे डिडक्ट होता है, टीडीएस सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई पे डिडक्ट होगा। लेकिन यदि हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और एडवांस पेमेंट में पता ही नहीं चल रहा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, जीएसटी कितना है, तो फिर ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये कुछ आपके इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट थे जिसको कि क्लैरिफाई कर रहा है अभी इस इंस्टीट्यूट ने और इसके लिए अपडेट आपके गिवन है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि यदि आपके इनवॉइस मिला और इनवॉइस के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी का अमाउंट सेपरेटली मेंशन है तो सिर्फ आपको टीडीएस डिडक्ट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, लेकिन जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस कभी भी नहीं लगता। लेकिन मैं एडवांस पेमेंट बेस पे ले रहा हूं तो एडवांस पेमेंट बेस पे लग रहा हूं तो टीडीएस पूरे एडवांस बेस पे टीडीएस डिडक्ट करने की बात को बताएगा। तो यही पहला मैटर आ रहा है, वेयर द टैक्स इज डिडक्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द सेलर, या फिर अपन बात करते हैं इन टर्म ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर कंपोनेंट ऑफ जीएसटी इज इंडिकेटिंग द सेपरेटली, इंडिकेटिंग द सेपरेट, जीएसटी सेपरेट शो है तो भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही टीडीएस कटेगा, नॉट इंक्लूड जीएसटी, जीएसटी पे नहीं कटेगा। लेकिन हम पेमेंट बेस पे ले रहे हैं, पेमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, where tax is deduct on payment base. If payment is earlier than the credit, then tax has to be deducted on the whole amount since it is not possible to identify the payment with the tax component to be invoiced in the future. तो TDS कटेगा whole amount पे, तो फिर TDS आपका डिडक्ट होगा whole amount पे, TDS डिडक्ट करने की बात को बताता है। इन केस परचेज रिटर्न, यदि परचेज रिटर्न का मैटर है वेयर द मनी इज रिफंडेड बाय द सेलर, तो उसको अगली सप्लाई के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अपन ने बताया था जीएसटी में डेबिट नोट क्रेडिट नोट से एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहां पर भी इसको एडजस्ट कर लेना है इन नेक्स्ट परचेज, एडजस्ट विथ नेक्स्ट परचेज।
इन केस द परचेज रिटर्न वेयर गुड्स आर रिप्लेस बाय द सेलर, यदि सेलर ने रिप्लेस कर दिया, रिटर्न तो हुआ था लेकिन सेलर ने गुड्स को रिप्लेस कर दिया, तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो फिर आपको कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये हमारे इस केस में बताता है। तो फिर उस पर कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कुछ आपके इश्यू थे, इन इश्यूज को अपन यहां पर और देख लेते हैं। कैन द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बी ए बायर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194Q, यानी बायर कौन है इस बार, गवर्नमेंट है। बायर कौन है इस बार, गवर्नमेंट है। तो भैया बायर गवर्नमेंट है, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कभी टीडीएस काटेगी क्या, नहीं काटेगी। इफ इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑन कॉमर्शियल एक्टिविटी, यदि वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही है जब तो काटेगी, जैसे पीएसयू वगैरह होते हैं। यस, सब्जेक्ट टू फुलफिल द अदर कंडीशन, जैसे पीएसयू वगैरह है तो वो तो काटेगी। लेकिन अपन बात करते हैं इफ इट इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज, फिर गवर्नमेंट तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी। नो, सिंस इट विल नॉट बी कंसीडर एज ए बायर, तो फिर उसे बायर कंसीडर नहीं करना है, गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटेगी। कैन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट be considered as a seller for the purpose of section 194Q, seller hence no tax can be deducted under section 194Q by the buyer। तो ये हमारे इस केस में बताता है। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिशमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और एनी अदर बॉडी अथॉरिटी एंटिटी वुड हाउएवर टू रिक्वायर कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q एंड टैक्स शैल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली, टैक्स उसी के अकॉर्डिंगली डिडक्ट करने की बात को बताता है। क्लियर स्टूडेंट। अब आते हैं 194R, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 194R परक्यूजर्स के लिए। किसके लिए आया है, परक्यूजर्स के लिए, कि वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स 20,000 से एक्सेस है, तो हॉल ईयर का 20,000 से एक्सेस है तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट की बात इसमें करता है। और टीडीएस की रेट दे दी गई 10%, तो एग्रीगेट पूरे साल भर के मिलाना है परक्यूजर्स एग्रीगेट करने के लिए। लेकिन टीडीएस की लायबिलिटी आपको कब आएगी, 1 जुलाई से। टीडीएस की लायबिलिटी 1 जुलाई 2022 से आई है, क्योंकि प्रोविजन ही कब आया था, 1 जुलाई 2022 से। तो टीडीएस आगे वाले अमाउंट पे लगेगा, लेकिन एग्रीगेट करने के लिए पूरे साल भर के परक्यूजर्स को हमें कंसीडर करते हुए इससे कैलकुलेट करना है और उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है 10%। कैसे, एप्लीकेबल एंड रेट ऑफ टीडीएस 194R, 194R, ये भी इंपॉर्टेंट देखना, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनेंगे। स्टूडेंट इसको ढंग से देखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हमारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेबल एंड रेट ऑफ टीडीएस, एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग टू ए रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्यूजर्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो मनी में कन्वर्ट हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे, चाहे वो मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, परक्यूजर्स प्रोवाइड हो रही है। अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन बाय सच रेसिडेंट। तो स्टूडेंट अपन बात कर रहे हैं कि यहां पर जो वैल्यू है उस पर एग्रीगेट अमाउंट पे 10% ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स आपके टीडीएस डिडक्ट करने की बात यहां पर इनकम टैक्स ने बता दिया 194R में। किस पे, एग्रीगेट अमाउंट जो भी आप पूरे साल भर का मिला के अपन बात करें तो 10% ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स या फिर बेनिफिट, चाहे वो मनी में हो चाहे काइंड्स में हो। मीनिंग ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग, जैसे अपन बात कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग 194R, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, meaning of person providing such benefit perquisites in case of a company, it means the company itself including the principal officer, कंपनी तो है ही है, साथ में जो उसका डायरेक्टर वगैरह जो प्रिंसिपल ऑफिसर है ना, वो भी इस केस में कंसिडर होने के लिए बताता है। कंपनी तो है ही है, साथ में उसका प्रिंसिपल पर्सन जो डायरेक्टर है वो भी इस केस में आपके बताता है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर, कंपनी या प्रिंसिपल ऑफिसर, ये इस केस में आपके बता रहा है। Case where no tax is required to be deducted under section 194R, case where no tax is required to be deducted under section 194R में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि अपन बात करते हैं कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स या बेनिफिट 20,000 से कम है इन ए फाइनेंशियल पूरे, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इन ए फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स 20,000 से कम है या 20,000 है तो आपको नहीं है रिक्वायर।
In a case, a resident where value of aggregate value of the benefit purchasers providing or likely to be providing to such resident during the financial does not exceeding 20,000, 20,000 से ज्यादा नहीं है, does not exceeding 20,000. तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परचेजर्स या बेनिफिट 20,000 से या उससे कम है तो आपको जरूरत नहीं है। या कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में मैंने कहा कि यदि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट नहीं हो रही है, यानी बिजनेस के केस में 1 करोड़ से कम है टर्नओवर, प्रोफेशनल के केस में 50 लाख या उससे कम का टर्नओवर है, तो उससे आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ तो टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, और प्रोफेशनल केस में 50 लाख से कम टर्नओवर है, 50 लाख या उससे कम है, 50 लाख या उससे कम, 1 करोड़ या उससे कम, तो ऐसे केस में उस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट 194R में नहीं आती है, तो 2 केस है, अपने काफी अच्छे डिटेल से ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब देखो यहां पर आता है कि हॉली इन काइंड्स है या फिर पार्टली इन काइंड्स है या पार्टली इन कैश है। तो हॉली इन काइंड्स में है तो मैंने आपको बता रखा है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का केस, जिसके अंदर मैंने कहा कि जब भी आप लॉटरी केस में विनिंग को रिलीज कर रहे थे काइंड्स में, जैसे कार लॉटरी में लगी, तो मैंने कहा कार को रिलीज करते वक्त आपके जो लॉटरी दे रहा है उसको अपने आप को इंश्योर करना होता है कि वास्तव में उस पर टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो ही वो विनिंग को रिलीज करे, अदरवाइज उसे विनिंग को रिलीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, तो अपने आप को पहले इंश्योर कर लेना है कि विनिंग को रिलीज करने से पहले उस पर टीडीएस जो डिडक्ट करना था वो आपको डिडक्ट करके जमा हो गया है। कैसे? अब वो तो खुद तो टीडीएस डिडक्ट कर नहीं सकता, तो एडवांस टैक्स मैंने तरीका बताया था, एडवांस टैक्स उसे कहेगा भैया कार कितने की है, 10 लाख की, 30% टीडीएस रेट होती है यानी 3 लाख, तो 3 लाख अपन तो कार को मैंने कहा काट के दे नहीं सकते, तो अपन उससे क्या कहेंगे भैया 30% टैक्स बनता है इसका 3 लाख, तो 3 लाख का एडवांस टैक्स जमा करा के हमें चालान ला के दो और हमें इंश्योर कराओ कि हमने ये टैक्स जमा करा दिया, तो ही हम विनिंग को रिलीज करेंगे, अदरवाइज हम इस विनिंग को रिलीज नहीं करेंगे, यही इस चीज को कह रहा है कि एंश्योर दैट द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट हैज बीन पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ परचेजर्स। तो ये चीज को आपको करना है, जैसे पूरा का पूरा इसमें है, हॉली इन काइंड्स में है, पूरा का पूरा हॉली इन काइंड्स में है, तो ऐसे केस के अंदर यदि हॉली इन काइंड्स में है तो यहां पर ये क्राइटेरिया आपको बताता है, या पार्टली इन काइंड्स है या पार्टली इन कैश है, तो उसके हिसाब से वर्किंग करने के लिए आपके बता रहा है, पार्टली इन कैश है या पार्टली इन काइंड है, तो उसके हिसाब से इसकी वर्किंग को बताता है। तो हॉली इन काइंड्स है या पार्टली इन काइंड्स है या पार्टली इन कैश है, तो यदि टीडीएस का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है उसको डिडक्ट करके जमा कराने के लिए, तो उससे कहेंगे भैया एडवांस टैक्स जमा कराओ, हम आपको परचेजर्स दे रहे हैं तो एडवांस टैक्स उसे जमा करके उस पर एप्लीकेबिलिटी बताएगा। क्लियर है? चलिए अब देखो ये क्वेश्चंस पे आ जाता है, जो ये इन्होंने क्वेश्चंस दिए गए हैं सी इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है, आपके सी इंस्टीट्यूट की साइट पे आप देखोगे तो वहां से आपको डाउनलोड हो जाएंगे, बाकी के अपने पीडीएफ में आपको पूरे के पूरे ये आपको अवेलेबल हैं। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग द बेनिफिट नीड टू चेक इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28(4) बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर नो, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, नो। देखो मैंने आपको बताया था कि टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट सामने वाले के लिए कब आती है, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट तब आती है जब सामने वाले के लिए वो इनकम टैक्सेबल हो, तो हम उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यदि सामने वाले के लिए वो इनकम एग्जम्प्ट होती है तो हमें टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। लेकिन जो 194(r) है ना, इसके अंदर ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले के लिए वो इनकम टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है। सामने वाले के इनकम एग्जम्प्ट है तो भी टीडीएस डिडक्ट करना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट यही चीज है। देखो नई नई चीजें आती जाती है, नई नई चीजें जुड़ती जाती है, तो यहां उन्होंने कहा गया कि 194(r) के लिए आपको डिडक्ट करते वक्त ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले के लिए वो इनकम एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है, ये आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो, द डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक whether the amount of the benefit of purchasers he is providing would be taxable in the hand of recipient under section 28(4).
The amount could be taxable under the other section like 41(1). This is a dimmed income. 41(1). This is a dimmed income section. So 194 are caste and obligation of the person responsible for providing any benefit or packages to a resident to deduct tax at source 10%. No further requirement check whether the amount is taxable in the hand of the recipient under which section it is taxable. Which section it is taxable. तो टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये हमें चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सीधी सी बात है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें इस चीज चेक करने की जरूरत नहीं है. It is necessary that the benefit of purchases must be in kinds. Section 194 are to be operate. Yes, मैं कैश में भी हो सकता है और मैंने कहा काइंड्स में भी हो सकता है. कैश में भी हो सकता है और काइंड्स में भी हो सकता है. दोनों को कवर करता है. अपन ने देखा था टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट वेदर द बेनिफिट or purchases is in cash or in kind. First provision 194R clearly indicate the intent that the would also be situated where the benefit of purchases in cash में हो या benefit of purchases in kinds में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या पार्टी इन कैश या पार्टी इन काइंड्स हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. Thus 194 are clearly bringing its scope of the situation whether the benefit of purchases in cash or in kind, partly in cash or partly in kinds, उससे भी कोई नहीं पड़ता, और partly in cash और partly in kinds. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर व्हेन द बेनिफिट ऑफ परचेजेस इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल असेट्स? उससे भी कोई नहीं फटता. यस, कैपिटल असेट्स के रूप में भी है तो भी आपको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही करना है. 194 आर यही बता रहा है. एज पर द स्टेट इन द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेक. पहला क्वेश्चन ये है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. द परक्यूजर्स और बेनिफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट और सेक्शन अंडर विच इज द टैक्सेबल. ये हमें ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि सामने वाले के लिए वो इनकम टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है. ये चीज बता रहे हैं. द असेट्स गिवन एज ए बेनिफिट और परक्यूजर्स, कैपिटल असेट्स इन द जनरल सेंस ऑफ द टर्म लाइक कार है, लैंड है, etc. But in the hand of the recipient, it is the benefit or purchasers has accordingly been held to be taxable. In the case, the deductor is not required to check if the benefit or purchasers is taxable in the hand of the recipient. In the hand of recipient. Thus, the deductor is required to be deducted under section 194R in all cases where the benefit or purchasers whether in nature is provided. If the loan settlement, ये अपन आगे देखेंगे, ये दरा क्या, यदि लोन सेटलमेंट कर रहे हैं तो बैंक उस केस में टीडीएस डिडक्ट करेगी कि हाँ जी हमने तेरा लोन इतना सेटल कर लिया, तो बैंक एक तो लोन सेटलमेंट करे उसका टीडीएस जमा कराए तो उस पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. इसको अपन देखते हैं. इफ लोन सेटलमेंट वेवर बाय द बैंक इज टू बी ट्रीटेड एज ए बेनिफिट और परक्यूजर्स, it would lead to the hardship as the bank would need to incur the additional cost of tax deduct in addition to haircut the taken. Will section 194 R apply in such situation? No. तो देखो अपन इधर बात करते हैं बैंकिंग के इसके लिए. तो ऐसे केस में बैंक वगैरह को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी उस पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए. ये चीज बता रहा है. The amount representing the principal loan waived off by the bank. Principal loan waived off by bank under one-time settlement scheme would be constitute come falling under section 28(4) relating to the value of any benefit purchased
arising from business exercise to of profit exercise of profession. However, it has been clarified, circular this one time loan settlement with borrower or waiver of loan grant or reaching settlement with the borrower by the following would not be subject to tax deduct its source under section 194R. Not be subject to tax deduct its source under section 194R. Public financial institute, scheduled bank, cooperative bank, primary cooperative agriculture rural development bank, state financial corporation, state industrial investment corporation, deposit taking non-banking financial company, NBFC, systematically import non-deposit taking non-banking financial company, public company engaged in providing the long-term finance construction public, ये आ गया रजिस्टर्ड असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये इस केस में बता रहा है। तो उनके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नॉट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन, तो सीधी सी बात है नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। तो इनके लिए टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी जो लॉन वे ऑफ कर रहे हैं, यानी लॉन वे ऑफ कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस की नहीं है। लॉन सेटलमेंट कर रहे हैं, लॉन सेटलमेंट की बात हो रही है, नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस, तो टीडीएस के लिए लायबल नहीं होगा। फिर इसमें बात करते हैं नेक्स्ट कि किस पे अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट, किस अमाउंट पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है। हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ द बेनिफिट एंड परक्यूजर्स, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट और परक्यूजर्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। द वैल्यू वुड बी बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू, यदि एक्चुअल कॉस्ट है तब तो ठीक है, अदरवाइज फेयर मार्केट वैल्यू बेस आपको लेनी FMV। benefit purchaser as of the following case, benefit or purchasers provide has purchased the benefit purchaser before providing to the recipient, तो परचेज प्राइस लेनी है, तो क्या लेनी है परचेज प्राइस। द बेनिफिट और परचेजर्स प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर्स आइटम गिवन एज ए परचेजर्स benefit or purchaser, the price that is charged to be customer for such item. It has been further clarified that GST would not be included for the purpose of valuation of the benefit and purchasers under section 194। देखो मैंने आपको बता रखा है जीएसटी का अमाउंट अलग ही रहेगा, टीडीएस किस पे कटेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, टीडीएस किस पे कटेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी at GST is the gross amount तो टीडीएस किस पे कटेगा इस अमाउंट पे टीडीएस, ना किस पे ना इस पे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टीडीएस डिडक्ट करने की बात को बताता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया का कि वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टीडीएस करता है हमेशा, किस पे टीडीएस डिडक्ट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आपके टीडीएस डिडक्ट करने की बात को बताता है। तो ये इस केस में बता रहा है, छोटे छोटे प्रोविजन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जो कि मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट की साइट पे आपके अवेलेबल है, अब उन्हीं को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, मैनी टाइम ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर is given a product of a manufacturing company to that can be used for the product and make audio video to speak about the product in the social media is the product give to such influence a benefit or purchase। देखो कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे एप्पल का मोबाइल आता है तो उसके लिए एक वो आता है, वो कहता है कि देखो ये मोबाइल इतना अच्छा है, इसमें ये खामियां है, इसमें ये अच्छा है, वो बताता रहता है। अब वो प्रोडक्ट के बारे में एक तरह से स्पॉन्सर के रूप में भी काम कर रहा है,
आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑडियो या वीडियो बनाकर यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, और वीडियो डाल देते हैं तो कंपनी कहती है तू ही रख ले मोबाइल, तूने वीडियो बनाया तू ही रख ले। यदि रख ले तो परक्यूजर्स और बेनिफिट है, टीडीएस कटेगा, लेकिन कंपनी कहती है दिखा दिए ना, अब वापस दे दे हमारा मोबाइल, और उससे वापस ले लेते, वीडियो बनाने के लिए तेरे फीस ले, वीडियो बनाने की फीस है वो ले ले, मोबाइल हमारा वापस दे दे। तो वापस ले लिया तो टीडीएस नहीं लगेगा, तो 194R में टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन उससे कहा कि ठीक है वीडियो बनाया हमारे लिए, अच्छा अच्छा बोला है, तो मोबाइल भी आप ही रख लो, और उसको नया एप्पल 14 आपको दे दिया। तो ऐसे केस में उस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। जब मोबाइल दे दिया तो बेनिफिट हो गया, परक्यूजर्स हो गया, तो उस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। बस सीधा सिंपल सी यही बात है। देखो मैं इसमें बताता हूं, whether this is the benefit or perquisites which depend upon the fact the case. In case the benefit or perquisite being the product like car है, मोबाइल फोन है, कॉस्मेटिक etc. and if the product is returned to the manufacturing company, इसने तो रिटर्न कर दिया भैया, रिटर्न कर दिया, after using the product rendering the service, तो 194R अप्लाई नहीं होगा, then it will not be treated as a benefit or perquisite for the purpose of section 194R. However, if the product is rented, then it would be in the nature or benefit perquisites and tax is required to be deducted accordingly section 194R, और उस पे आपके TDS डिडक्ट होगा 194R के अंदर। तो डियर इस केस में आपके TDS डिडक्ट होगा 194R के अंदर, हमारे इस केस में बताता है। देखो अपन बता देता हूं, मैं सिंपल सा वर्डों में लिखा देता हूं, whether product is returned to company, whether product is returned to company, 194 under section 194R not apply. और यदि रिटर्न कर लिया गया है तो देखो इसमें अपन बात कर रहे हैं रिटर्न कर लेगा, यदि वो खुद ही अपने पास रिटर्न करता है, रिटर्न प्रोडक्ट, तो रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस अंडर सेक्शन 194R। तो डियर 194R में फिर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। जैसे रिटर्न कर लेगा तो 194R में, जैसे उसने मोबाइल का ऐड किया, ऐड करने के बाद मोबाइल को काम सर आप ही रख लो, और वहां ऐड करने वाला अपने पास खुद के पास ही वो मोबाइल कार अपने पास रख लेता है, तो मोबाइल या कार अपने पास रख लेता है, तो फिर वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स मानते हैं, इस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन यदि वो वापस ऐड करके कंपनी को वापस लौटा देता कि सर ये लो आपका मोबाइल, तो ऐसे केस में टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि उसको मोबाइल मिला ही नहीं ना, परक्यूजर्स का कोई पार्ट ही नहीं बना, तो एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर है स्टूडेंट? डन। आगे आते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा एक और अपन बात देखते हैं। हाँ जी, सेक्शन 194R प्रोवाइड दैट इफ द बेनिफिट perquisites in kinds या partly in kinds, cash is not sufficient to meet TDS। कैश सफिशिएंट नहीं है, कैश वहां पर सफिशिएंट आपके नहीं है इस टीडीएस के लिए। तो मैंने आपको बताया टीडीएस के लिए कैश सफिशिएंट नहीं है ना, तो ऐसे केस में क्या करो, वहां अपने आप को इंश्योर करो कि टैक्स का जो सफिशिएंट अमाउंट बनता है वो जमा हो गया क्या गवर्नमेंट का। मैंने बताया था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का केस कि आपको विनिंग को रिलीज ही तब करनी है जब उस पे टीडीएस जमा हो जाए, तभी विनिंग को रिलीज करनी है, अदरवाइज आपको विनिंग को रिलीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, नहीं आएगी। Then the person responsible for providing such the benefit or perquisites is required to be ensured that tax
required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisites. Before releasing the benefit and perquisites, how can such person be satisfied that the tax has been deposited? Tax has been deposited. तो ये हमारे इस केस में आपके बताया गया है. The requirement of law is that if a person is providing benefit in kinds to a recipient and tax is required to be deducted under section 194R, the person is required to ensure that tax required to be deducted has been paid by the recipient, The recipient would pay tax in the form in advance tax. तो कैसे जमा कराएगा वो? टैक्स इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स. तो मैंने बताया था कि आपको एज ए एडवांस टैक्स के रूप में जमा कराना होगा. एडवांस टैक्स जमा करा के चालान ला के देगा, तभी अपन उसको विनिंग को रिलीज करना है. जैसे मैंने बताया था, तो यहां पर भी वो कहता है कि टीडीएस जमा कराने का, अब आप तो टीडीएस जमा नहीं कराओगे तो विनिंग है, तो इसमें एडवांस टैक्स का चालान ला के देगा. एडवांस टैक्स डिडक्ट में बी ऑन डिक्लेरेशन along with a copy of advance tax payment challan providing by the recipient confirming that the tax required to be deducted on the benefit या perquisites has been deposited. This would be required to be reported in the TDS return along with the चालान नंबर. और इसको क्या है, TDS रिटर्न में बताना भी पड़ेगा, उसके साथ उसका चालान नंबर भी दिखाना पड़ेगा. चालान नंबर होता है ना, वो भी दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने TDS इसलिए नहीं काटा क्योंकि उसका TDS का अमाउंट हमने तो मनी में दिया ही नहीं है, काइंड्स में दिया है, और उसने हमें क्या कर दिया, चालान दिखा दिया, देखो एडवांस टैक्स जमा करा दिया. तो आपको अपने TDS की रिटर्न में इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. In the alternative as the option to remove difficulties, option है, benefit perquisites may be deduct tax under section 194R and pay to the government. Tax should be deducted after taking into account the fact tax paid by the TDS is also benefit under section 194R. In form 26Q, he will need to be show tax deduct on the benefit provided. Company A gift a car to a dealer B and deduct tax on this benefit under section 194R. Dealer B use this car in the business. Dealer B use this car in business will get deduction of for depreciation in calculating his the income under the head profit and gain business and profession. तो क्या वो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है क्या? जो उसको कार मिली है गिफ्ट में, तो बिजनेस के अंदर, तो वो किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम करे, तो उसका अपने यहां पर मैटर बताता है. इट हैज बीन क्लैरिफाइड द वाइड सर्कुलर नंबर दिस वन. वंस कंपनी ए हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन गिफ्ट ऑफ कार, टैक्स ऑन गिफ्टिंग ऑफ कार इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 194R. ऑन रिलीज द कार आफ्टर dealer B show him payment of tax on such benefit, and dealer B has included this the benefit as income his income tax return. It would be deemed that the actual cost of car for the purpose of section 32 यानी डेफिनेशन अवेलेबल हो जाएगा. Shall be amount of the benefit including in the dealer B and income in his income tax return. Hence the dealer B can get depreciation on fulfill on other condition for claiming the depreciation. यदि वो अदर कंडीशन फुलफिल कर देता है तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा. और डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे होगा? जिसको इनकम के रूप में आपके दिखाया गया है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो उसकी इनकम है, उसी को आपके एक्चुअल कॉस्ट माननी है. तो इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम इन हिज इनकम टैक्स रिटर्न, in income tax return is the deemed actual cost. किसके
इसके लिए हो गए फॉर द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बता देता है, तो स्टूडेंट ये आपके इसमें बता देता है, तो ये भी आपके यहां पर कवर हो गया। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 है सेक्शन 194R वुड कम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2022। आपको पता है कि ये कब आया, 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022। इट प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द वैल्यू or aggregate value of the benefit or packages provided or likely to be provided to a resident during the financial year does not exceeding 20,000. It not clear how this limit 20,000 to be computed in the financial year। तो देखो सीधी सी बात है, पूरे फाइनेंशियल का टोटल लगना है, एग्रीगेट कब का लेना है, पूरे फाइनेंशियल के लिए, लेकिन टीडीएस की रेट एप्लीकेबल करने के लिए आपके विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से लेना होगा। यानी एग्रीगेट करने के लिए देखो परक्यूजिट्स या बेनिफिट आपको एग्रीगेट करना है, एग्रीगेट वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च तक की। लेकिन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अपन बात करें, टीडीएस के लिए बात करें अप टू 30 जून 2022 नो टीडीएस 194R not apply, or with effect from 1st July TDS under section 194R अप्लाई। तो टीडीएस अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए एग्रीगेट करके देखना है, पूरे साल भर का एग्रीगेट करके देखना है आपको। उसके लिए तो पूरे साल भर का एग्रीगेट करना है, एग्रीगेट करके आपको देखने के लिए बताता है। तो सिंस द थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 इज विथ रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कैलकुलेटिंग द वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट ऑफ पैकेज डिडक्टिंग अंडर सेक्शन 194R हैज टू बी काउंटेड 1 अप्रैल 2022 से। Hence, it's the value or aggregate value of benefit or packages provided likely to be provided to resident exceeding 20,000 during the financial year 22-23, including the period 30th of June. The provision of section 194R shall apply on the benefit or packages on or after 1st July 2022. वहां से अप्लाई होता है। The benefit or packages which has been provided or been provided 30th of June 2022 would not be subject to tax deduct under section 194R। ये हमारे इस केस में बता रहा है, 194R इस केस में आपके बता रहा है। Whether issue of the bonus shares, right share is a benefit or packages is if issued by a company in which public are substantially interested। public are substantially interested में यदि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यहां पर बोनस शेयर्स या राइट शेयर दे रही है तो कोई वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स नहीं बनेगा, तो वो हमारे कोई भी वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स नहीं बनेगा। ये स्टूडेंट हमारे इस केस में बताता है, तो कोई वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स नहीं बनेगा, लेकिन कंपनी का क्या होना चाहिए, वहां सब्सटेंटियली इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक आर सब्सटेंटियली इंटरेस्ट, पब्लिक आर सब्सटेंटियली इंटरेस्टेड होनी चाहिए, तो वहां कोई भी वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स नहीं बनेगा। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट की जा रही है, तो बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है, 0, और जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन अपने आप आ जाएगा। टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट अंडर सेक्शन 194R, नो। In case bonus shares which are issued to all shareholder by a company in which public are substantially interested, shareholder, it has been represented that
this does not resulting any benefit to the shareholder as overall value of ownership of their holding does not change. Further, cost of the acquisition of the bonus shares is taken as nil. हम bonus shares की cost क्या लेके चलते हैं? nil. For capital gain computing when its shares is sold. Similarly, represent have been received seeking the clarification on issue of the right shares. इसी तरह से similar valuation आपके बता रहा है, similar provision for right shares के लिए. It has been clarified by the circular this one. Tax under section 194R is not required. Deduct on issue of the bonus shares या right shares by a company in which the public are substantially interested. Where the bonus shares are issued to all shareholder by such a company or right share are offered to the all shareholder, ये इस केस में आप बता रहा है. तो वहां पर कोई टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कंपनी आपको बोनस शेयर इश्यू कर रही है, कॉस्ट क्या होती है? 0. राइट शेयर कम रेट पे इश्यू होते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट पे किया है पेड फॉर एक्वाजिशन. ठीक है, दोनों के लिए अंडर सेक्शन 194R नॉट अप्लाई. लेकिन कंपनी क्या होनी चाहिए? पब्लिक आर कंपनी है जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंटियली लिमिटेड. पब्लिक आर नॉट सब्सटेंटियली public are not substantially interested. Public are not substantially interested. वो चीज इस केस में बताता है. क्लियर है? लास्ट इसका एक और ये बना हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट अपन इसमें प्रोविजंस पे. देखो स्टूडेंट, एक और इसमें अपन बात करते हैं टीसीएस के रिगार्डिंग है, जैसे ट्यूर पैकेज के रिगार्डिंग है. तो उनका ट्यूर पैकेज पे आपको पता है 5% टीसीएस कलेक्ट करता है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. उसको यहां पर बताया गया है ट्यूर पैकेज के रिगार्डिंग. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन 206C(1G) नॉन रेसिडेंट बायर. कौन है वो? नॉन रेसिडेंट बायर नॉट हैविंग द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया. नहीं, उसका पी इंडिया में नहीं है, पी इंडिया में नहीं है, यानी उसका ऑफिस फैक्ट्री डिपो कुछ भी इंडिया में नहीं है. तो ऐसे केस में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन 206C(1H) की बात कर रहा है. नॉन रेसिडेंट बायर है. टैक्स इज कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C(1G) बाय ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव अमाउंट अंडर LRS of RBI for overseas remittance from a buyer being a person remitting such amount out of India. Remitting such amount out of India. पैसे कहाँ रेमिट करें? आउटसाइड ऑफ इंडिया. A seller of overseas tour package who receive an amount from the buyer who purchase the package. वो परचेज क्या कर रहा है? ये पैकेज परचेज कर रहा है. फिफ्थ प्रोजो टू सेक्शन 206C(1H) इंटर इंडिया प्रोवाइड द टैक्स अंडर सेक्शन 206C(1G) would not collectible if the buyer is the central government, state government, embassies, high commission, legislation commission, consulate, trade representation of foreign state लोकल अथॉरिटी है, तो इस पर टीसीएस अप्लाई नहीं होता है. और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशन आपको पता है, तो नो टीसीएस, इन पे टीसीएस नहीं है. आपको ध्यान है.
अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यहां पर और दे दिया नोटिशन, ए नॉन रेसिडेंट और नॉट हैविंग द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। यदि टूर पैकेज परचेज कर रहा है, कोई भी नॉन रेसिडेंट है, कोई भी नॉन रेसिडेंट है, एनआर है, जिसका पी नॉट इन इंडिया, टूर पैकेज ले रहा है, ओवरसीज रेमिटेंस बायर, और वो क्या ले रहा है, टूर पैकेज। तो नो टीसीएस। तो टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको इसमें बताता है। देखिए अमाउंट किसमें है, एन ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव एन अमाउंट अंडर LRS ऑफ RB, ओवरसीज रेमिटेंस ए बायर नॉट ए पर्सन, सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, उस केस में टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नॉन रेसिडेंट है, उसका पी इंडिया में नहीं है, टूर पैकेज ले रहा है बाहर के बाद से फॉरेन करेंसी में, तो उस पर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर है। ओवरसीज टूर पैकेज, ओवरसीज टूर पैकेज पूरा लिख लो, ओवरसीज टूर पैकेज। अब आते हैं रिटर्न फाइलिंग का जो लास्ट टॉपिक है। रिटर्न फाइलिंग में इस केस में आपको कहता है कि पैन नंबर के लिए आपको एप्लीकेशन कब तक देनी है, वो इस चीज में आपके बता रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन सर्टेन पर्सन। तो ये पैन नंबर की एप्लीकेबिलिटी बताता है। एवरी पर्सन हु इंटेंड टू डिपॉजिट इन कैश हिज वन और मोर अकाउंट विथ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस इन द कैश डिपॉजिट और एग्रीगेट अमाउंट कैश डिपॉजिट इन सच अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20 लाख और मोर, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में एटलीस्ट 7 days बिफोर डेट ऑन विच द इंटेंट टू बी डिपॉजिट कैश ओवर द स्पेसिफिक लिमिट 20 लाख और मोर, 20 लाख या उससे ज्यादा है, 7 दिनों के अंदर बिफोर द डेट ऑन विच इंटेंट टू बी डिपॉजिट कैश ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट 20 लाख और मोर, या फिर एवरी पर्सन हु इंटेंड टू विड्रॉ कैश फ्रॉम हिज वन और मोर अकाउंट विथ ए बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस इफ द कैश विड्रॉवल और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल सच, ये तो डिपॉजिट की बात कर रहा है, ये कैश विड्रॉवल की बात कर रहा है, दोनों किससे रिलेटेड, कैश। तो कैश डिपॉजिट हो रहा है, कैश विड्रॉवल हो रहा है, 20 लाख और मोर, और मोर। तो एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच इंटेंड टू विड्रॉ, यहां डिपॉजिट की बात हो रही, ये विड्रॉवल और कैश ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट 20 लाख और मोर। ए पर्सन हु इंटेंड टू ओपन ए करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट विद द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, ए पोस्ट ऑफिस, एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच द इंटेंट टू बी ओपन सच अकाउंट। ये हमारे इस केस के अंदर कंसेप्ट आपके बताता है। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। फिर इसके बाद ये कहता है कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन पैन और आधार नंबर इन सर्टेन पर्सन, कि पैन को आधार से कराना है आपको 30 जून तक तो पता है 500 और 31 मार्च तक का आपके 1000, और उसके बाद आपका पैन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, यानी इन ऑपरेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद वो इन ऑपरेटिव हो जाएगा। अब जो सस्पेंड हो रहा है, फिर जैसे फीस जमा कराओगे ऑपरेटिव हो जाएगा, लिंक कराते हैं आधार से। तो इसी के साथ साथ कहता है कि यहाँ पैन को आधार से लिंक कराने की बात इसमें बता रहा है। तो ये हम इस केस में बात कर रहे हैं। कैश डिपॉजिट एग्रीगेट 20 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, वन और मोर अकाउंट इन ए पर्सन विथ ए बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ए बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मैनेजर, उसको पर्सन को लायबल बनाया। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर, जर्नल ऑफ पोस्ट ऑफिस। कैश विड्रॉवल
withdrawal aggregate of ₹20 lakh or more in a financial year in one or more of a person, of bank, cooperative bank or post office है. A bank, cooperative bank, post office. Opening an account, cash credit by a person, a bank or cooperative bank, post office. बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर, इस केस में आपके बता रहा है कि पैन को आधार से लिंक कराने की बात इसमें बता रहा है. देखो स्टूडेंट, एक मैंने प्रोविजन पढ़ाया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके यहां पर जो रिटर्न आप नहीं भर पाए हो, तो ऐसे केस के अंदर या रिटर्न भर दी गई है, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपके लिए ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था अपडेटेड रिटर्न का. आपको ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 139(8)(a) के अंदर अपडेटेड रिटर्न. ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको. अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट उन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था. अपडेट रिटर्न केवल तभी आप फाइल कर सकते हो जब आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो और एडिशनल टैक्स पे करना चाहते हो. तो गवर्नमेंट ने आपको अपडेट रिटर्न का कंसेप्ट दिया गया था, और ये अपडेट रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? 24 मंथ, यानी जो भी असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करना चाहते हो उस असेसमेंट के एंड से 24 मंथ तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. तो ये इसमें कहा गया द प्रोविजन द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर एनी टाइम within the 24 months from the end of the relevant assessment year. यानी जो भी आपका relevant assessment year है, जैसे अपन बात करें 23, 24, इस assessment year के end से यानी 31 मार्च 2024 से एंड से 24 मंथ्स ऐड कर दो, 2 साल, यानी 31 मार्च 2026 तक आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. लेकिन ये वही पर्सन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है जो इनकम को बढ़ाना चाहता है, वही कर सकता है. वो पर्सन नहीं फाइल करता जिसको रिफंड चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से रिफंड चाहिए, पक जाए से नहीं मिलेगा. तो केवल उसी पर्सन को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया गया जो गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता है. द प्रोविजन ऑफ अपडेट रिटर्न would not be apply किसके लिए? जो लॉस को बढ़ाना चाहता है या इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना चाहता है, लॉस को बढ़ाना चाहता है, टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना चाहता है, रिजल्ट इन रिफंड इंक्रीज, रिफंड को इंक्रीज करना चाहता है, उसको भी मौका नहीं मिलेगा. सिर्फ मौका उसी पर्सन को मिलेगा जो देश को देना चाहता है, जो गवर्नमेंट को देना चाहता है. उस पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन लेके आए कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो जो भी आपके असेसमेंट की इनकम दिखाना चाहते हो उस असेसमेंट के एंड से 24 मंथ्स के अंदर. अब इस केस में ये कहता है कि यदि आपने रिटर्न फर्निश्ड कर रखी है तो आप उसमें लॉस बढ़ाना चाहते हो, टैक्स कम करना चाहते हो, या फिर आप अपना रिफंड बनाना चाहते हो, आपको अपडेट रिटर्न का मौका नहीं मिलेगा यदि उसने रिटर्न फाइल करके. नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड बाय द पर्सन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. Update return has been furnished by him under the subsection this one relevant assessment year. Proceeding कहीं पे भी उसकी pending है, proceeding for the assessment, reassessment, recomputation, revision, income is pending. कहीं पहले से pending है आपकी, तो कभी भी pending में हम कभी भी गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती है, उस चीज के लिए बताता है. या belonging to class of person जिसको such class of person जिसको notified कर दिया CBDT ने, तो वो person आपके updated return फाइल नहीं कर सकता. ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, वैसे क्लास में पढ़ा चुका हूं. टैक्स की कैलकुलेशन यदि अपन बात करते हैं कि हमने यहां पर पेमेंट टैक्स और एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी बिफोर फर्निशिंग द अपडेट रिटर्न ऑफ इनकम इफ नो रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर, पहले रिटर्न नहीं फाइल की है, वेयर द नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड बाय द SC, टैक्स इज पेबल ऑन द बेस ऑफ द अपडेटेड रिटर्न furnished by the SC under section 139(8)(a). SC would be liable to pay such tax together with interest and fee payable under the provision of this act for any delay furnishing the return of any default, delay in payment of the advance tax along with the payment of additional tax computed under section 140B before furnishing the return. जैसे अपन बात करते हैं any amount of tax already paid advance tax,
टीडीएस टीसीएस की बात करें उसको भी एडजस्ट कर लो, एडवांस टैक्स को एडजस्ट कर लो, रिलीफ आ रही है 18(1) की रिलीफ, उसको एडजस्ट कर लो। एनी टैक्स क्लेम सेट ऑफ अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस वन, एएमटी का क्रेडिट आ रहा है, एएमटी क्रेडिट है, तो उनको एडजस्ट करते हुए आपका जो टैक्स बनेगा और उस पर एडिशनल टैक्स बनेगा उसको यहां पर जमा कराने की बात करता है। फिर यदि आप रिटर्न फर्निश्ड कर रखी है तो कैसे करेंगे इसमें? पेमेंट ऑफ टैक्स एडिशनल interest late fee before furnishing updated return income if return is furnished earlier, where the return of income under section 139(1), 139(4), 139(5) has been furnished by NSC, tax payable on the base of the updated return, यानी आप उसमें टैक्स का अमाउंट बढ़ाना चाह रहे हो, टैक्स का अमाउंट बढ़ाकर गवर्नमेंट को देना चाह रहे हो by such SC under section 139(8)(a), तो उसको भी यहां अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की परमिशन दी गई। After taking account in the following: amount of the relief tax referred in section 140(a)(1), credit for which tax has been taken in the earlier return, tax deduct or collect its source any income which is subject to such deduction collection and which is taken into account, computing of the total income which has not been included in the earlier return. Tax credit claim set off in accordance with the provision of section 115(ZD) has not been claimed in the earlier return। तो ये चीज आपके इसमें बताता है, तो उसको एडजस्ट करते हुए आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की बात बताता है। अफोर्ड टैक्स वुड बी इंक्रीज बाय द रिफंड इफ एनी इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अर्लियर रिटर्न। तो ये हमारे इस केस में बता रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स भी आपको देना होगा। एडिशनल अमाउंट कैसे देना होगा? यानी जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो असेसमेंट ईयर के एंड से 12 मंथ्स के अंदर आप फाइल कर रहे हो, 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर रहे हो, तो 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। किसका? एग्रीगेट टैक्स और इंटरेस्ट का, एग्रीगेट टैक्स और इंटरेस्ट का। और 12 मंथ्स के बाद करते हैं तो ये आपके एडिशनल टैक्स का अमाउंट हो जाएगा 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स और इंटरेस्ट। वैसे मैं ये पढ़ा चुका हूं लेकिन अब इसका क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो ये कह रहा है एडिशनल इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अवेलेबल अंडर सेक्शन 139(4), 139(5) ऑफ द असेसमेंट ईयर बिफोर कंप्लीशन पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 12 महीने के अंदर टोटल 24 मंथ्स है जिसमें 12 मंथ्स के अंदर अपन फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो 25% एग्रीगेट किसका? टैक्स प्लस इंटरेस्ट, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। और यदि 12 मंथ्स के बाद करें लेकिन अप टू 24 मंथ्स के अंदर, तो 50% वही टैक्स, एग्रीगेट टैक्स और इंटरेस्ट का टोटल लगा के 50% एडिशनल इनकम टैक्स पे करने की बात को बताता है। तो देखो मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं जो किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से अपन ले रहे हैं और ये एग्जांपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिस्टर एक्स वुड लाइक टू फर्निश अपडेटेड रिटर्न for the assessment year 21-22 in case the furnished the updated return income would be liable to pay 2,50,000 toward the tax। 2.5 लाख तो क्या आ रहा है? टैक्स। 250 तो क्या आ रहा है? टैक्स का अमाउंट। एंड 35,000 toward interest after adjusting tax interest paid at the time of earlier return। Time filing return, you are required to examine whether Mr. X कैन फर्निशिंग द अपडेटेड रिटर्न, क्या वो फर्निश्ड कर सकता है अपडेटेड रिटर्न? पहला केस है 31 मार्च 2023 विद इन द 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर है। जैसे अपन बात करें असेसमेंट ईयर का कंप्लीट हो रहा है तो ये कर रहा है 31 मार्च 2023, 12 महीने के अंदर है। तो यहां पर एडिशनल इनकम टैक्स कितना लगेगा? 25% टैक्स प्लस इंटरेस्ट टैक्स कितना है? 2,50,000 प्लस 35,000। यदि ये रिटर्न फाइल कर रहा है 25 फैब 2024 को, 25 मार्च 2024 को, तो ऐसे केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल करता है तो इसमें 50% टैक्स और इंटरेस्ट आपको लगेगा, टैक्स और इंटरेस्ट लगेगा 50%। और 31 मार्च 2024 को आ रहा है तो कैन बी फर्निश्ड अपडेटेड रिटर्न, ये इस केस में बताता है कैन बी फर्निश्ड अपडेटेड रिटर्न, कैन नॉट बी फर्निश्ड अपडेटेड रिटर्न, क्योंकि टाइम एक्सपायर हो गया, 24 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं, 24 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो कोई भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, ये इस केस में बताता है। फिर ये कह रहा है इफ यस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स
एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपडेटेड रिटर्न। तो पहले केस में कितना आ गया देखो, 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर रहा है, तो 25% ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेबल, तो 31 दिसंबर था लास्ट उसका। तो यहां पर अपन बात करते हैं फर्स्ट केस में आ जाएगा 71,250, कितना आ गया 250 प्लस 35,000, 2,85,000, 2,85,000, 250 प्लस 35,000, 2,85,000, उसका 25% इस केस में एडिशनल इनकम टैक्स आ गया। लेकिन जब 12 मंथ्स के बाद करा, लेकिन 24 मंथ्स के अंदर करा है, तो 285 का 50% यानी हो जाएगा 1,42,500। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं उसके क्या एक्सपायर हो चुके हैं, 24 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। इवन उसका असेसमेंट पेंडिंग है, असेसमेंट रिकम्प्लेन इनकम एस्केपिंग में है, पेंडिंग है, असेसमेंट रीअसेसमेंट नो, अपडेट रिटर्न। Would your answer different if the respect of the filing update return in case second above where he has received a notice under section 147, तो वो आके अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। तो ये इस केस में आपके बता रहे हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपके जितने भी आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर स्टैट्यूटरी अपडेट आए थे वो सारे आपके इन 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिए। ये पीडीएफ भी आपको वीएसआई के टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस किए हैं जो कि आपके कहीं पे भी जैसे आपके मॉड्यूल में नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन, तो आप इस पीडीएफ से ही इनको शेयर करना। और ये जो आपके एडिशनल जो नोट्स हो गए इनको आपको एक बार देख के जाना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इसमें क्वेश्चन जैसे अपडेटेड रिटर्न का क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि आपके एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे बनेगा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिया है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहे। फिर भी डाउट आता है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपके जीएसटी से रिलेटेड रहेगा, उसको मैं आपके पास बहुत जल्द आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये आपके नोट्स और लिंक आपको वीडियो आपके वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स।